बच्चों, the nurse should assist a client who has a peptic ulcer. पेशेंट को पेप्टिक अल्सर for sign of bleeding. Sign of bleeding के लिए उसको DNS असिस्ट करिए. Which symptom would best indicate of the complication? अब कौन सा सिम्टम जो है बेस्ट इंडिकेट करेगा? मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको शेयर करूंगा. पहले आप मुझे आंसर पुट करेंगे कि कौन सा सिम्टम है वो बेस्ट इंडिकेट करेगा. पेप्टिक अल्सर की बात करें, पेप्टिक अल्सर की बात करें. अर्चना पटेल बी पॉजिटिव बेटा. जब आपके लिए नॉर्थ सेट लिखा है तो हमें ऐसे एग्जाम का शायद सोचना ही नहीं चाहिए. बी स्ट्रांगली. और कुछ अच्छा जब लिखा होता तो सब चीजें आपको वेट करवाती है. मेलिना मैंने लिखा हुआ है, हेमेचूरिया लिखा हुआ है, देन हीमोप्टाइसिस लिखा हुआ है, और बच्चों अकाइमोसिस लिखा हुआ है. अकाइमोसिस लिखा हुआ है. फटाफट आपको आंसर पुट करना है. इस 4 ऑप्शन को पढ़ करके मैंने पूछा है कि एक पेशेंट है, उसको पेप्टिक अल्सर है, साइन ऑफ ब्लीडिंग हमें देखना है, तो कौन सा बेस्ट इंडिकेटर इंडिकेट करा है? बेस्ट इंडिकेटर बच्चों गलत नहीं होना चाहिए. मैंने 2 चीजें यहाँ पर पुट की आपको कंफ्यूज करने के लिए. मैंने मेलिना भी लिखा, मैंने साथ में हेमोप्टाइसिस भी लिखा, मैंने हेमेचूरिया भी लिखा, मैंने काइमोसिस भी लिखा है. अब आपको आंसर पुट करना कि कौन सा आंसर जो है इस एमसीक्यू का करेक्ट होगा. फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा. सुमित्रा बिल्कुल जल्दी होगा बेटा. सुमित्रा, आपका कहना कि सर जो है ए जो है करेक्ट होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? ए जो है करेक्ट होगा ये आप कहना चाह रहे हैं? कुछ बच्चे जो है सी को प्रायोरिटी दे रहे हैं. सी को प्रायोरिटी दे रहे हैं. मैं दोनों के बारे में जरूर जिक्र करने वाला हूं कि कौन सा सही होगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. और ए जिन्होंने लिखा उनका आंसर यहाँ पर करेक्ट है बच्चों. क्योंकि क्योंकि ए क्यों करेक्ट है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, और इसका ये नोज है, ये इसका माउथ है, ये फेरिंग्स है, और ये लेरिंग्स. फेरिंग्स के बाद इसोफेगस है, और ये पेशेंट का स्टोमक है. ये पेशेंट का स्टोमक है. स्टोमक के बाद में ये पेशेंट का ड्यूडिनम है. ये पेशेंट का ड्यूडिनम है बच्चों. दैट इज अ ड्यूडिनम. ओके फाइन. अब एक्चुअली क्या होता है, पेप्टिक अल्सर की बात करें, यहाँ तक आपका स्टोमक हुआ, ये स्टोमक का आपका कार्डिया है, ये स्टोमक का फंडस पोर्शन है, फंडस है, ये बॉडी है. 4 हिस्से जो दिख रहे हैं, इसमें ये जो हिस्सा है स्टोमक का, इसको बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक एंट्रम बोल सकते हैं. पाइलोरिक एंट्रम बोल सकते हैं. और यहाँ पर पेशेंट को जो अल्सर होता है वो कॉमनली यहाँ पर कौन सा अल्सर होगा? कॉमनली यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर होगा बच्चों. क्या होता है? गैस्ट्रिक अल्सर होता है. और गैस्ट्रिक अल्सर जो है 20% होता है बच्चों. कितना होता है? 20% होता है. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. दूसरा, ड्यूडिनम जो है उसके 4 हिस्से. ड्यूडिनम जो है 1, 2, 3 और 4. ये ड्यूडिनम के 4 हिस्से. ये ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट है. ये ड्यूडिनम का जो है ये फर्स्ट पार्ट है. किसका बच्चों? ड्यूडिनम का. फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम. फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम. अब एक्चुअली क्या होता है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में जो अल्सर होगा उसको हम कहेंगे ड्यूडिनल अल्सर. क्या कहेंगे? ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे बच्चों. और ड्यूडिनल अल्सर जो है वो 80% होता है इन अ पेप्टिक अल्सर. ये कितना परसेंट होता है? 80%. इसको हम कहते हैं ना मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर. यही तो हम कहते हैं ना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की मोस्ट कॉमन जो है पेप्टिक अल्सर की बात करें तो आपको आंसर लिखना होता है ड्यूडिनल अल्सर. क्या लिखना होता है बच्चों? ड्यूडिनल अल्सर लिखना होता है. अब मजे की बात सुनिएगा, मजे की बात सुनिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. हियर यू कैन सी. थैंक यू मजनी, थैंक यू सो मच. मजे की बात सुनिएगा. अब जैसे पेशेंट को स्टोमक में अल्सर है, यदि पेशेंट के स्टोमक में अल्सर है और स्टोमक में अल्सर की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा, तो ये ब्लड जो है ये किसके साथ बाहर आएगा बच्चों? माउथ के साथ. किसके साथ बाहर आएगा? माउथ के साथ. तो यहाँ पेशेंट को क्या होगा? हेमेटेमेसिस होगा. क्या होगा? हेमेटेमेसिस होगा. क्या होगा बच्चों? हेमेटेमेसिस होगा. हेमेटेमेसिस का मतलब होता है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पेशेंट का जो ब्लड है, ब्लड के साथ क्या होगा? वॉमिटिंग होगा. ब्लड के साथ क्या होगा? वॉमिटिंग होगा. अब ये तो ऑप्शन यहाँ पर आपको कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है. तो एक तो चीज क्लियर हो गई कि हेमेटेमेसिस नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर कुछ भी इंडिकेटिव सिम्टम इंडिकेट नहीं करा. दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स,
कि यदि पेशेंट को ड्यूरिनम में अल्सर है तो यहाँ ब्लीडिंग होगा, यहाँ ब्लीडिंग होगा तो ये ब्लड तो फर्दर जाएगा, ये ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से ड्यूरिनम से जुजिनम, फिर इलियम, फिर आपका असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, फिर सिग्मोइड कॉलन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल, फिर एनस के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये ब्लड किसके साथ प्रेजेंट होगा? स्टूल के साथ। और बच्चों जब स्टूल के साथ ब्लड होता है उसको हम कहते हैं मेलिना, उसको हम कहते हैं मेलिना। आपको कहानी समझ में आई? तो मेलिना जो है ये बेस्ट इंडिकेटर टू इंडिकेट, एक होता है हिमेटोचेजिया, एक होता है हिमेटोचेजिया। दोनों का मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूं। मेलिना जो है जिसमें डार्क कलर जो है वो स्टूल होगा जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट होगा। ब्लड क्या होगा? उसमें क्लॉट होगा। इसका मतलब पेशेंट को मेलिना है। हेमेटोचेजिया जो है फ्रेश ब्लड, हेमेटोचेजिया में फ्रेश ब्लड फाइंड आउट होता है, फ्रेश ब्लड विद स्टूल फाइंड आउट होता है, वो हेमेटोचेजिया कहता है मेरा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो मेलिना जो है ये इंडिकेट करता है, इसको हम कह सकते हैं बेस्ट इंडिकेटिव सिम्टम, बेस्ट इंडिकेटिव सिम्टम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बाकी फर्दर जो है जैसे हेमेचूरिया है, ये यूरिन के साथ ब्लड की बात करें, यूरिन के साथ ब्लड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड नहीं है, ये रीनल सिस्टम का सिम्टम है। एकाइमोसिस जो है इजी ब्रूसिंग, इजी जो ब्रूसिंग है उसको हम बोल सकते हैं, और इसको हम लार्ज हेमरेज कह सकते हैं, इसको हम लार्ज हेमरेज कह सकते हैं। तो डेफिनेटली ये भी कोरिलेटेड नहीं है। हीमोप्टाइसिस जो है ये हम कफ के साथ जो है ब्लड होता है बच्चों, कफ के साथ जो है यदि ब्लड प्रेजेंट है तो हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ये तीनों जो है ये तीनों अलग अलग मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो आपका आंसर क्यों सही है? तो आपने आंसर क्या लिखना है? ए जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एक मजेदार वीडियो आपके सामने पुट किया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। प्लीज यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट एवरीवन। इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, इसमें क्या इंडिकेशन आपको इंडिकेट करा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, इस लेफ्ट लेग में पेशेंट को एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जा रहा है। आपको फाइंड आउट करना है वीडियो बेस्ड एमसीक्यू बच्चों, नॉट सेट 2023 इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वीडियो आपके सामने है, वीडियो डिस्प्ले किया हुआ है, आपको वीडियो में दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम बताना है, उसका नाम बताना है। मैं आपके सामने आंसर पुट कर रहा हूं, मैं आपके सामने शुक्रिया सुजीता, मैंने ऑप्शन पुट कर रहा हूं। क्या इसको टोनोमीटर कहते हैं? क्या बच्चों इसको मेजरिंग स्केल कहते हैं? क्या बच्चों इसको मेजरिंग स्केल कहते हैं? क्या गोनियोमीटर कहते हैं? और क्या हम नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा, इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा। फटाफट आपको आंसर पुट करना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। वी हैव 4 ऑप्शन, विच इज द राइट, विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन? क्या टोनोमीटर, क्या मेजरिंग स्केल, क्या गोनियोमीटर, क्या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई करेक्ट नहीं होगा। सुपर पार्टिसिपेशन एवरीवन, बहुत सही आंसर आ रहा है बच्चों, बहुत सही आंसर आया आपका, बिल्कुल अमृता, ऑसम, शुक्रिया सुजीता। आपने कहा कि सर ये गोनियोमीटर है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। एक्चुअली क्या होता है, गोनियोमीटर जो है यूज टू मेजर रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट जो है उसकी रेंज का पता लगाने के लिए हम गोनियोमीटर का यूज करते हैं, गोनियोमीटर का यूज करते हैं। टोनोमेट्री जो है इसका यूज हम करते हैं टू मेजर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। आईओपी जो है, आईओपी यदि मेजर करना है, नॉर्मली आईओपी हम लोग पढ़ते हैं 10 to 22 mm ऑफ Hg, और बच्चों 1.3 से 2.6 kPa हमने पढ़ा। ये नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर आपको बता रहा हूँ। गोनियोमीटर मेजरिंग स्केल जो है हम कहीं के यूज करते हैं बच्चों, अलग अलग जगह जाए जुगलर वेन प्रेशर को आपको मॉनिटर करना होगा। थैंक यू सुरजीत। तो आपको समझ में आ गया बदमाश बच्चों को गोनियोमीटर। इवन यू नो एक डिजीज की बात करूं तो आर्थराइटिस आपने सुना होगा, आपने आर्थराइटिस सुना होगा। और बदमाश बच्चों आर्थराइटिस में आपने ये भी सुना होगा पेशेंट को जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है, पेशेंट को जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है।
और जॉइंट स्टिफनेस होने की वजह से पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन जो है, मूवमेंट डिक्रीज हो जाते हैं। और हमें पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन को चेक करना है तो गोनियोमीटर इंस्ट्रूमेंट को पुट किया जाता है और गोनियो